गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के राजघाट पर लावारिस मृतकों के आत्मा की शांति के लिए भारत रक्षा दल ने किया पिंडदान व भोज। बता दें कि लावारिस मृतकों का दाह संस्कार करने वाले भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राजघाट पर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कार्यालय पर ब्राह्मणों को दान देने के साथ ही भोजन करवाकर प्रार्थना की। संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगस्त 2013 से भारत रक्षा दल की ओर से जिले भर में पाए जाने वाले लावारिस मृतकों का दाह संस्कार किया जा रहा है। भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि लावारिस मरने वालों की सदगति हो जाए, उनको भी मुखाग्नि मिल जाए, उनका भी क्रियाक्रम हो जाए, इसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। पहले लावारिस मृतकों के शरीर को पोस्टमार्टम के बाद तमसा नदी में फेंक दिया जाता था। यह सभी को विचलित कर देता था। तभी से हम लोगों ने तय किया कि अब हम लोग लावारिस को नदी में सड़ने के लिए नहीं डालने देंगे। तभी से संगठन द्वारा यह कार्य निरंतर किया जा रहा है। हिंदू धर्म की परंपराओं मान्यताओं के अनुसार राजघाट पर ऐसे सभी लावारिस मृतकों का हम लोग दाह संस्कार करते हैं। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष पक्ष में वर्ष भर के लावारिस मृतकों का एक साथ सामूहिक आह्वान करके पिंडदान किया जाता है। भारत रक्षा दल हर साल जितने भी ज्ञात अज्ञात मृतक आत्माएं परिचित अनजान उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम पिंडदान का कार्यक्रम, ब्राह्मण भोज का कार्यक्रम करवाते हैं। भारत रक्षा दल करता है। उसी क्रम में आज फिर ये तमसा तट पे राजघाट पे यहीं पे लावारिस लाशों का दाह संस्कार होता है। यहीं बगल में स्नान वाले घाट पे ये पिंडदान सामूहिक सबका आह्वान करके सभी अज्ञात अपरिचित मृतक आत्माओं का आह्वान करके उनको पिंडदान श्राद्ध करके इसके बाद ब्राह्मण और फिर छोटा सा भोज करके ये व्यवस्था कराई जाती है ताकि कोई भी आत्मा आसान करना रहे। यही विधान है, उसी का पालन करते हैं। आजमगढ़ डीएम कार्यालय पर कांग्रेस विधायक दल की नेता व पूर्व सांसद सहित अन्य नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना एवं पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी सहित अन्य कांग्रेसियों के ऊपर दर्ज झूठे मुकदमे की वापसी और घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। डीएम कार्यालय पहुंचे राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी केंद्र और प्रदेश सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाहट में हैं और कांग्रेसी नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के तानाशाह सरकार एवं उनके झूठे एफआईआर से डरने वाली नहीं है। यदि कांग्रेसी नेताओं के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए और घटना की न्यायिक जांच नहीं कराई गई तो कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आजमगढ़ शहर से सटे इलाकों में जल जमाव से परेशान लोगों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कोलघाट सहित अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया कि बारिश के चलते पिछले कई दिनों से पानी जमा हो गया है। बारिश के पानी की निकासी न होने से जल जमाव के चलते दुर्गंध के साथ ही संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका सता रही है। लोगों ने बताया कि प्रशासन की लापरवाही के चलते लोग बिजली और पीने के पानी के लिए परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच डीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जल्द से जल्द निचले इलाकों में जमा पानी की निकासी कराने के साथ ही वहां पर दवा का छिड़काव कराया जाए ताकि लोगों की दिनचर्या सामान्य हो सके। जो हमारा आजमगढ़ डूब रहा है बाढ़ की वजह से और अधिकारी निरंकुश होकर चुपचाप अपने बड़े महलों में, अपने सरकारी आवासों में सोए हुए हैं। यहाँ जनता बाढ़ से, बिजली से और अब रोगों से मरने के कगार पे आ चुकी है। बच्चों की बहुत बुरी है। आज 12वां 13वां दिन है, किसी ने कोई सुध नहीं ली है। अब स्थिति यह आ गई है कि अब रोगों का वहाँ से जो है मलेरिया, डेंगू आपको पता है कितना उत्पत्ति होने वाली है। उसके अगेंस्ट भी अभी तक एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हुआ है किसी भी जगहों पे जहाँ पानी काले काले पड़ने वाले हैं। तो आज जब स्थिति हद से ऊपर आ गई है तो जनता यह जान चुकी है कि अब हम मरने वाले हैं, तो मरने से पहले कुछ करके मरें। तो कुछ करने के लिए आज कोलघाट की जनता, हीरापट्टी की जनता एकजुट होकर जिलाधिकारी को यह बतलाने आई है कि आज ये अल्टीमेटम है। अगर आज के बाद जिलाधिकारी महोदय या इनका जिला प्रशासन नहीं चेता
तो इसके बाद कल के बाद जिलाधिकारी के आवास के बाहर ये सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके चलेंगे, बैठेंगे और वहीं रोड पे बनाएंगे और वहीं पे अनशन और धरना वहाँ पे शुरू करेंगे। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिया स्मार्टफोन। बता दें कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन का वितरण किया। इसी क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों वंदना पाठक, सीमा यादव, सरता सिंह, वर्षा सिंह, वंदना देवी, कुसुमलता, प्रमिला, सुधा श्रीवास्तव, मंजू मौर्य, संध्या सिंह, माधुरी देवी, कुसुम देवी सहित अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन का वितरण किया। जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके अच्छे कार्यों की प्रशंसा मुख्यमंत्री ने की है, इसलिए जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए करें। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी दी जाए उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करें, जो निर्देश शासन द्वारा दिए जाते हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करें, किसी के साथ कोई भेदभाव न करें, सभी के बच्चों को अपना समझकर पारदर्शिता एवं ईमानदारी से पुष्टाहार का वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि तकनीकी अच्छी चीज़ है, इसका दुरुपयोग न करें। उन्होंने कहा कि तकनीकी से काम करने की दक्षता बढ़ेगी और स्मार्टफोन से आपके कार्यों में भी स्मार्ट वंश आएगी। इसके संबंध में जल्दी ऐप भी लॉन्च की जाएगी, जिसकी जानकारी विभाग द्वारा दी जाएगी। आजमगढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 385 किलो नमक जब्त कर जांच के लिए भेजा। बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को आम जनमानस को उपलब्ध समस्त प्रकार के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम बरदा थाने की पुलिस व टाटा के प्रतिनिधियों के साथ टाटा ब्रांड के नकली नमक के संदेह पर छापा मारकर बरदा थाना क्षेत्र के मुफ्तीपुर से मोहम्मद असद व शहाबुद्दीन की दुकान से नकली टाटा नमक के 2 नमूने संग्रहित किए गए। साथ ही साथ मौके पर उपलब्ध 385 किलोग्राम नमक को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई हेतु नमक को जांच हेतु राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला प्रेषित किया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने जल जमाव के निकासी को लेकर की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 16 से 18 सितंबर तक हुई भारी बारिश के कारण जनपद के कई क्षेत्रों में हुए जल जमाव के निकासी के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र के बागेश्वर नगर, कोलघाट, लोटस हॉस्पिटल, हीरापट्टी, फराजटोला तथा चांदमारी से तत्काल जल निकालने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी हार्स पावर के वाटर पंप लगाकर पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि 24 घंटे लगातार जल निकासी की व्यवस्था एवं कर्मचारियों की लिखित रूप से ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता जल निगम, बाढ़खंड, विद्युत, सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को तत्काल पाइप, वाटर पंप तथा अन्य आवश्यक सामानों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को जिलाधिकारी ने आवश्यकता अनुसार रोड कटिंग कर पानी निकासी कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित क्षेत्र के लेखपालों की ड्यूटी लगाने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आजमगढ़ को जल जमाव वाले क्षेत्रों में चूना, ब्लीचिंग पाउडर व एंटी लार्वा दवाओं के छिड़काव के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जल जमाव वाले क्षेत्रवासियों से संपर्क कर उन्हें आश्रय स्थल में ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बच्चे किसी भी स्थिति में जल जमाव वाले क्षेत्र में न रहने पाए। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। नारायणपुर नेवादा समेत कई स्थानों पर कैंप आयोजित करके लालगंज के स्वास्थ्य कर्मियों ने 4,494 लोगों को लगाया कोरोना रोधी टीका। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के स्वास्थ्य कर्मियों ने आज सोमवार को कई स्थानों पर कैंप आयोजित करके भारी संख्या में कोरोना रोधी टीकाकरण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के चिकित्सकों ने लालगंज और नारायणपुर नेवादा समेत कई स्थानों पर टीकाकरण कैंप का आयोजन किया, जिसमें 4,494 लोगों को कोरोना रोधी टीकाकरण किया गया।
उन्होंने बताया कि आज सोमवार को 100 लोगों की कोरोना की जांच की गई, जिसमें 50 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई। 50 लोगों की जांच RT-PCR द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। शहर हेल्थ एंड डर्मा क्लिनिक लालगंज में मुफ्त अस्थमा व एलर्जी चिकित्सा कैंप का हुआ आयोजन। लालगंज बाजार में तहसील गेट के सामने स्थित शहर हेल्थ एंड डर्मा क्लिनिक में आज मंगलवार को मुफ्त अस्थमा व एलर्जी चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। सुबह से आयोजित इस कैंप में 80 लोगों का निःशुल्क चेकअप किया गया तथा आवश्यकता के अनुसार दवा वितरित की गई। इस मौके पर शहर हेल्थ एंड डर्मा क्लिनिक के प्रबंधक तथा क्षेत्र के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुलजार अहमद आजमी ने कहा कि दमा के मरीजों को धूल, धुआं, पान, सिगरेट जैसे तमाम वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए ताकि हमें इसका संक्रमण न फैले और बदलते मौसम में भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस मौके पर अंजनी सिंह, मोहम्मद आतिफ, अफजल अंसारी, प्रमोद कुमार, मास्टर तबरेज आदि उपस्थित रहे। तरवा में मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर भाजपा नेत्री मंजू सरोज ने किया स्थलीय निरीक्षण। तरवा में मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर आज मंगलवार को चौरी बेल्हा डिग्री कॉलेज ग्राउंड का भाजपा नेत्री मंजू सरोज ने स्थलीय निरीक्षण किया तथा कार्य को तीव्र गति से करने के लिए कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया गया। दूसरी ओर इंटर कॉलेज ग्राउंड में अभी भी पानी लगा हुआ है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके जल्द से जल्द पानी की समस्या को समाप्त करने के लिए वार्ता की गई। बीते दिनों बरसात के बाद पूरे परिसर में पानी जमा हो गया था, जिसे निकाले जाने का प्रयास तो किया जा रहा है, मगर अभी भी परिसर के कुछ स्थानों पर पानी जमा है। बुधवार को मनाए जाने वाले जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर देवगांव आदि बाजारें हुई गुलजार। बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। क्षेत्र में जीवित पुत्रिका व्रत बुधवार को मनाया जाएगा। इसे लेकर आज मंगलवार को लालगंज, देवगांव, निहोरगंज, गोसाईगंज आदि बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ देखी गई तथा महिलाओं ने मिठाई, स्वर्ण आभूषण की दुकान आदि पर काफ़ी खरीदारी की। उल्लेखनीय है कि जीवित पुत्रिका पर्व को लेकर आज मंगलवार को बाजार पूरी तरह गुलजार हो गई तथा आभूषणों की दुकानों से बिछिया, फल की दुकान से सेब, केला आदि फल, मिठाई की दुकान से लेड़ुई तथा कुम्हारों के यहाँ से नया दीपक तथा गोठ में चढ़ाई जाने वाली साड़ियों की दुकान पर काफ़ी भीड़ देखी गई। इससे बाजार में पूरी तरह रौनक लौट आई और कई स्थानों पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई। सीएम के संभावित आगमन को लेकर देवगांव की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने का प्रयास जारी। देवगांव में सालों से काफ़ी जर्जर हो गई सड़कों को दुरुस्त कराए जाने की मांग की जा रही थी, मगर विभाग इस कदर गहरी निद्रा में था कि उसे सत्ता दल के कार्यकर्ताओं के आग्रह के बाद भी इसकी मरम्मत करना गवारा नहीं था। सड़क को दुरुस्त कराए जाने के लिए चक्का जाम और ज्ञापन के साथ विपक्षी दलों का लगातार विरोध प्रदर्शन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस मध्य लगातार लोग गिरकर घायल हो रहे थे। हर रोज गाड़ियां फंस जा रही थी, लेकिन विभाग की निद्रा अचानक तब टूटी जब पता चला कि लालगंज क्षेत्र में सीएम का संभावित आगमन होने वाला है। विभाग के कर्मचारी तथा अधिकारी सड़क को साफ सुथरा करने की गरज से युद्ध स्तर पर जर्जर सड़क को गड्ढा मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले लालगंज की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन जन चर्चा के अनुसार वहां पूरा काम अभी पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद देवगांव बाजार की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा बड़ी मशीनें लेकर मैदान में उतरकर सब कुछ सही होने का दावा करने के लिए दिन रात एक किया जा रहा है। देवगांव के गढ़ही पार की गढ़ही को कुछ स्तर तक गड्ढा मुक्त करने का प्रयास किया गया, तो वहीं रामदेव बीज भंडार के समीप गड्ढे को भरने सहित अब बैंकों के आसपास की सड़क को भी गड्ढा मुक्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, यह कार्य सालों से जनता की मांग को लेकर नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हो रहा है, ताकि पर कोई कार्रवाई न हो सके। लफिया गांव में एमएलसी पद के संभावित प्रत्याशी विक्रांत सिंह उर्फ रीशू ने प्रधानों के साथ की बैठक। तय की गई चुनाव की रणनीति। लफिया गांव में ग्राम प्रधान विवेक सिंह के आवास पर एक निजी कार्यक्रम में पूर्व मंत्री तथा वरिष्ठ नेता यशवंत सिंह के सुपुत्र विक्रांत सिंह उर्फ रीशू ने आगामी एमएलसी चुनाव के लिए प्रधानों के साथ एक बैठक करके आगामी एमएलसी चुनाव पर चर्चा की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो चुनाव जीतने के बाद सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चलेंगे और छोटी बड़ी हर समस्या में लगातार खुद खड़े होकर समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे।
उन्होंने कहा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी योजना से वंचित न रह पाए। इस मौके पर ग्राम प्रधानों से आगामी चुनाव के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई और चुनाव की रणनीति तय की गई। इस मौके पर कामरेड हामिद अली ने भी विक्रांत सिंह उर्फ रीशु से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर कोटा के प्रधान प्रदीप सिंह, इस्माइलपुर के प्रधान मुकेश, आनंद सिंह टुनटुन, मनोज सिंह मिंटू, लाला बीडीसी कोटा, मोहन बीडीसी लफिया, अनिल राम प्रधान लहुआ कलां और दीपक एडवोकेट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं आगामी चुनाव में सदस्य विधान परिषद सदस्य के रूप में एक यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से प्यार, सहयोग और आशीर्वाद की कामना करता हूँ और मैं ये वादा और विश्वास इन लोगों को दिलाने आया हूँ कि आप लोग का प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा तो आपके हर सुख दुख में आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करूँगा और आपकी छोटी बड़ी समस्याओं को सड़क से सदन तक उठाने का कार्य करूँगा। मिर्जा आदमपुर गांव में ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जनसंपर्क। 2022 के विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज मंगलवार को ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिर्जा आदमपुर में जनसंपर्क किया। इस मौके पर लोगों को जागरूक करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 30 वर्ष से अधिक समय से सत्ता से दूर है, इसलिए प्रदेश में समस्याएं बढ़ रही हैं। अगर कांग्रेस को 2022 में आप लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ तो वह आधुनिक भारत के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा 1947 से लेकर अब तक का इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही देश ने तरक्की की है। शेष पार्टियां केवल धर्म, जाति और संप्रदाय को लेकर राजनीति करती हैं, जिससे प्रदेश का वांछित विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस पर विश्वास करके जनता ने उसे 2022 में सत्ता सौंपी तो प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह अलग होगी। उन्होंने कहा कांग्रेस धर्म, जाति और संप्रदाय की राजनीति नहीं करती।